सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स। इसके अंतर्गत 126 सेट्स दिए गए हैं, जिनमें से लगभग 13,000 प्लस क्वेश्चन हैं। देखिए, हमने आपको हिंदी साहित्य से संबंधित सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम कर रहे हैं अन्य गद्य विधाएँ हैं, जो जैसे डायरी है, रिपोर्टाज है, साक्षात्कार, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र पत्रिकाएँ हैं। इस प्रकार से जितने भी जो अन्य गद्य विधाएँ हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। और उससे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिशील, प्रयोगवाद, समकालीन कविता, सभी जो युग हैं वो। फिर उसके बाद में हमने गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक, निबंध, आत्मकथा, आलोचना, आपके उपन्यास, कहानी, इनसे संबंधित कम से कम 15 20 क्लास ली हैं और पूरी डिटेल्स के साथ में आपको समझाया गया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही बारीकी, पूरे मनोयोग के साथ में सिखाया गया है। हमारा मतलब ये नहीं होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएं आपको। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जितना भी आपको करवाया जाए वो आपको याद होना चाहिए। मेरा ये विश्वास है कि आपको एक बार क्लास देखने से अगर आपको याद नहीं होता है, अगर आप दूसरी बार उस क्लास को देखते हैं तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप इस क्लास से सहमत हैं तो आप पीछे की क्लास को देख सकते हैं। आज आप मेरे साथ इस क्लास में बने रहेंगे अंत तक। इस क्लास में आपको पता चल जाएगा कि पीछे की क्लासें भी मैंने इसी प्रकार से ली हैं। मैंने प्रत्येक क्लास में जो इसमें तथ्य दिए गए वो और अन्य तथ्य को जोड़कर मैंने क्लासें करवाई हैं। मेरी जो क्लास है वो कम से कम 30 मिनट की होगी और उसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 30 ही मिल सकते हैं। 20 या 30 के बीच में मिलेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैंने पूरी डिटेल्स के साथ में समझाया है, जो आपके परीक्षा के उपयोगी है। मुझे विश्वास है जो भी स्टूडेंट्स अगर पीछे की क्लासें देखकर अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित या फिर यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक है, इससे संबंधित मैंने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो आप पूरी ये बुक पढ़ लेते हैं, या फिर ये 300 या 350 लगभग 200 या 250 के समकालीन इसके वीडियो बने हैं। ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से नहीं रह सकते, पीछे नहीं हटेंगे आप, ये मेरा विश्वास है। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, डायरी से संबंधित, क्योंकि जो अन्य गद्य विधाएँ हैं उसमें ए में हमने किया था क्या, संस्मरण। ठीक है, ए में क्या किया था, संस्मरण। ठीक है, और बी में क्या किया हमने, आपका बी में क्या है, रेखा चित्र, और अब सी में कर रहे हैं हम डायरी। ठीक है, इस प्रकार से जो अन्य गद्य विधाएँ हैं वो इकाई नंबर 9 है, और आपके जो अन्य गद्य विधाएँ हैं वो हम डायरी में, जो अन्य गद्य विधाएँ हैं उनके अंतर्गत अब आज हम डायरी पढ़ रहे हैं। देखिए, एक बात मैं और बता दूं आपको, डायरी, साक्षात्कार, रिपोर्टाज, इसके इस बुक में कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन ही दे रखे हैं। जो आपका यूजीसी नेट है अन्य गद्य विधाओं से संबंधित, उसमें जितनी भी डायरी और जो रिपोर्टाज दिए गए हैं वो क्लासें मैं आपकी करवाऊंगी, तो वो इस प्लेलिस्ट में मैं इसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आप देख सकेंगे रिपोर्टाज और जो आपकी अन्य गद्य विधाएँ हैं इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आप देख सकेंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएँ वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियाँ एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? क्या है, क्या पूछा गया आपसे कि मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी जो धारणाएं हैं वो वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ठीक है, ये एक साहित्य की डायरी लिखी थी, और किसने लिखी थी पहले तो ये बताएंगे आप कि एक साहित्य की डायरी किसने लिखी थी। तो देखिए, जो एक साहित्य की डायरी है ये लिखने वाले थे गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन थे? गजानन माधव मुक्तिबोध। आपसे पूछा जाए कि एक साहित्यिक डायरी इन्होंने कब लिखी थी, तो याद रखेंगे सन 1964 में। ठीक है, इसमें जो प्रकरण है उसमें ये बात कही गई है क्या, कि मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी जो धारणाएं हैं वो वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये किस प्रकरण में है, तो ये है तीसरे क्षण प्रकरण में। बाकी ये जो एक लंबी कविता कांत, ये भी इसी का प्रकरण है, किसका, साहित्यिक डायरी का। कलाकार का व्यक्तिगत ईमानदारी, कलाकार की जो व्यक्तिगत ईमानदारी है वो भी किसका प्रकरण है, साहित्य की डायरी। और अगला है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, ये भी किसका प्रकरण है, इसी का प्रकरण है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, मैं समझा रही हूँ आपको, मेरे बोलने के ऊपर ध्यान देंगे, मैं ज़्यादा लिख नहीं सकती हूँ। ठीक है,
तो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक साहित्यिक डायरी का रचना काल क्या है, तो याद रखेंगे सन 1964 है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक साहित्य की डायरी है, ये किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। आपसे पूछा जा सकता है कि ये चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चारों में से 3 दे दिए जाएंगे और एक अन्य दे दिया जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक साहित्यिक डायरी में कौन सा प्रकरण सम्मिलित है या कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित है तो उसमें 3 दे दिए जाएंगे। आपसे पूछे जाएंगे A B C D E कौन से सही हैं। आप इस प्रकार से देखिए, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता है कि किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान देंगे। ये चारों प्रकरण भी आप याद रखेंगे। जो एक साहित्यिक डायरी के प्रकरण हैं वो कौन कौन से हैं? एक लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीसरा क्षण और एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। ये चारों किसके प्रकरण हैं? तो एक साहित्यिक डायरी के प्रकरण हैं। ये आप समझ गए। अब हम जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या कहते हैं कवि जो डायरी लिख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो साहित्य संबंधी धारणा है ना वो वास्तविक साहित्य के विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ठीक है, जो साहित्य संबंधी जो भी धारणाएं बनाई जाए वो वास्तविक साहित्य में जो विश्लेषण है उसके आधार पर बनाई जाए। और ये किस में कहा गया? तो ये तीसरे क्षण में कहा गया है। ठीक है, किस में कहा गया? तीसरे क्षण में। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से किस प्रकार से क्वेश्चन बने, आप इन बातों को पूरा ध्यान रखेंगे। ये कब पूछा गया? तो यूजीसी नेट दिसंबर 2020-21 में पूछा गया था। स्टूडेंट्स इस जो 2020-21 में जो आपके लॉकडाउन की वजह से 2 एग्जाम को मर्ज करके बनाया गया था, लिया गया था पेपर। ठीक है, तो देखिए मैं चाहता हूँ कि जो साहित्यिक संबंधी धारणाएं हैं वो वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियाँ एक साहित्य की डायरी का जो तीसरा क्षण है उस प्रकरण से ली गई हैं। आपको याद हो गए होंगे आप इनके चारों प्रकरण। एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। और याद रखेंगे एक साहित्यकार की डायरी कब की है? सन 1964 की है। किसी प्रकार से आपको कन्फ्यूज नहीं होना। अगला है निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है। आपसे पूछा गया कि इनमें से डायरी कौन सी है, तो आप बताएंगे इनमें से डायरी कौन सी है। तो देखिए प्रवासी की डायरी, ये भी डायरी है। एक साहित्य की डायरी, ये भी डायरी है। दिल्ली मेरा प्रदेश, ये भी डायरी है। ऋण जल धन जल, ये डायरी नहीं है। क्यों नहीं है? जो ऋण जल और धन जल है ये क्या है? एक रिपोर्टाज है। क्या है? ऋण जल और धन जल क्या है? रिपोर्टाज है। जबकि प्रवासी की डायरी, एक साहित्य की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश ये क्या है? एक डायरी है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? सॉरी जी नहीं, इसमें कोई भी आंसर नहीं आएगा आपका। आप याद रखेंगे A B C सही हैं। क्या है? आपसे पूछा है A B C सही है। आपसे डायरी साहित्य पूछे तो आपके तीनों आएंगे, एक साहित्य की डायरी, प्रवासी की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश। तो देखिए अब देखते हैं हम इसकी व्याख्या। देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया है आपका स्टार, क्योंकि देखिए तीनों ही हैं ये डायरी। प्रवासी की एक साहित्य, प्रवासी की डायरी, एक साहित्य की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं हम। जो प्रवासी की डायरी है और एक साहित्य की डायरी है, दिल्ली मेरा प्रदेश, ये तीनों डायरी विधा की रचना है। जबकि जो ऋणजल धनजल है ये सन 1977 का रिपोर्टाज विधा की रचना है। ठीक है, क्या है ये ऋणजल और धनजल? ये रिपोर्टाज है। आपसे पूछा जाए कि ये रिपोर्टाज किसका है, तो याद रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी का रिपोर्टाज है ऋणजल धनजल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी 3 आई हैं ये डायरी, इसको हम देख लेते हैं किसने कौन सी डायरी लिखी थी। प्रवासी की डायरी किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी हरिवंश राय बच्चन जी ने। और कब लिखी थी? सन 1971 में लिखी थी। ठीक है, फिर देखिए एक साहित्य की डायरी, देखिए स्टूडेंट्स ये गलत है, क्योंकि 1776 में, तो ये बताइए आप खुद समझदार हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म ही नहीं हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म अगर आपको पता हो तो सन 1917 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1917 में। तो देखिए 1776 में ये कैसे लिखेंगे? तो ये दोनों है मिस प्रिंट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो एक साहित्य की डायरी है कब लिखा था? सन 1964 में, क्योंकि हम पीछे भी आपको बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में। सन 1964 में लिखा था क्या? एक साहित्य की डायरी। दिल्ली मेरा प्रदेश किसकी रचना है? रघुवीर साय जी की है। तो देखिए ये भी 1776 है, तो आप इसको काट देंगे, क्योंकि दिल्ली मेरा प्रदेश है ये कब की है? तो सन 1976 की है। कब की है? सन 1976 की है। ठीक है, रघुवीर साय जी की है। दिल्ली मेरा प्रदेश कब की है? तो सन 1976 की है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मास्टर मनबोध की डायरी। क्या पूछा आपसे? जो मास्टर मनबोध की डायरी है उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है कौन? डॉक्टर विवेकी राय। ठीक है, क्या है? मास्टर मनबोध की डायरी क्या है? डॉक्टर विवेकी राय जी की है। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। मास्टर जो मनबोध की डायरी है वो 2006 के रचयिता हैं कौन?
डॉक्टर विवेकी राय। देखिए जो मास्टर मनमोद की डायरी है किसकी है, विवेकी राय जी की है। कब की है, तो याद रखेंगे सन 2006 की है। अगली है जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, उनकी डायरी है मेरी कॉलेज डायरी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की कौन सी है, मेरी कॉलेज डायरी। और कब की है, तो याद रखेंगे सन 1954 की है। ठीक है, सन 1954 में धीरेन्द्र वर्मा जी ने डायरी लिखी थी, मेरी कॉलेज डायरी। और जो मास्टर मनमोद की डायरी है वो क्या है, किसकी है, तो विवेकी राय की है। और कब की है, तो याद रखेंगे सन 2006 की है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, एक साहित्य की डायरी के रचनाकार कौन है। तो देखिए हमने आपको पहले क्वेश्चन में समझा दिया था, जो एक साहित्य की डायरी है इसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी। ठीक है, और कब की है ये डायरी, सन 1964 की है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। एक साहित्य की डायरी, डायरी विधा के रचनाकार गजानन माधव मुक्ति बोध जी। एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्ति बोध जी को सौंपी थी। ठीक है, मुक्ति बोध जी ने सौंपी थी कहाँ पे, इस संस्करण को पांडुलिपि, इस संस्करण की जो पांडुलिपि थी मार्च 1964 में भोपाल में मुक्ति बोध जी ने सौंपी थी। ठीक है, यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा 25 जून 2000 को प्रकाशित हुई थी। देखिए पुस्तक के रूप में जो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा कब प्रकाशित हुई थी, 25 जून 2000 को, जबकि इसकी पांडुलिपि कब प्रकाशित हो गई थी, सन 1964 को। ठीक है, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाली मुक्ति बोध एक कहानीकार होने के साथ साथ समीक्षक भी रहे। ठीक है, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रचलित या चर्चा में के केंद्र में रहने के कारण मुक्ति बोध जी हैं, एक कहानीकार होने के साथ साथ भी क्या रहे हैं, एक समीक्षक भी रहे। ठीक है, अगला है प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है। प्रवासी की डायरी हमने पढ़ा था, किसकी थी, हरिवंश राय बच्चन जी की। और कब की थी, तो याद रखेंगे सन 1971 की थी। ठीक है, सन 1971 प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी है। ठीक है, देखते हैं उत्तर। देखिए प्रवासी की डायरी रचयिता कब की है, प्रवासी की डायरी सन 1971 है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। इनकी अन्य रचना है तेरा घर, आत्म परिचय, आकुल अंतर, एकांत संगीत, इनकी है सन 1939 की। एकांत संगीत कब की है, सन 1939 की है। मधुशाला 1935 की है। मधुबाला सन 1936 है। मधु कलश सन 1937 है। निशा निमंत्रण 1938 है। दो चट्टाने बसेरे से दूर सन 1977 है। और नीड से निर्माण फिर ये सन 1970 है। ठीक है, बसेरे से दूर 1977 है, और कहीं कहीं पे जो बसेरे से दूर है ये सन 1978 भी आपको मिलेगी। ठीक है, और नीड से निर्माण फिर ये सन 1970 की है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जो मधुशाला है, मधुबाला और मधु कलश, ये तीनों रचनाएं आपको नहीं भूलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं ये हालावाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो जो हालावाद के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं कौन से, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। अगर आपको पता हो जो बसेरे से दूर और जो आपका नीड से निर्माण है, नीड से निर्माण फिर ये इनकी आत्मकथा है। आपको पता ही होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी जो क्या है ये हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनकी आत्मकथा लिखी थी इन्होंने कितने भागों में, तो इन्होंने 4 भागों में लिखी थी। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है ये कितने भागों में लिखी थी, इन्होंने 4 भागों में लिखी थी। आपको पता होना चाहिए इनका जो ये नीड से निर्माण फिर है ये सन 1970 की है। ठीक है, कब की है, सन 1970 की है। इससे पहले है इनकी क्या भूलूं क्या याद करूं, सन 1969 की है। देखिए जो इनकी आत्मकथाएं हैं वो 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977, 78 भी आ सकता है, और 10 द्वार से सोपान तक ये सन 1985 में। ठीक है, और जो 10 द्वार से सोपान तक जो इनकी आत्मकथा का जो 4th भाग है 1985 वाला, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। अगर आपके सामने कवि आ रहे हैं जैसे हरिवंश राय बच्चन जी आ गए, तो आप हरिवंश राय बच्चन जी को इस तरह से याद कीजिए कि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आपको पता, मतलब नाम लेते ही आप बायोडाटा सब कुछ याद हो सके। देखिए आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, आपकी मम्मी है, आपके मम्मी के रिश्तेदारों के आपको सबका पता है। देखिए आपके पापा के बहन कौन है, आपके पापा की बुआ जी कौन है, आपके पापा जी के पिताजी कौन है, आपके पापा जी की माता कौन है, आपके पापा जी ने क्या किया है, अभी क्या करें। तो देखिए एक एक चीज़, क्योंकि पापा जी के हम अटैच में रहते हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है। तो देखिए इस प्रकार से आप हरिवंश राय बच्चन जी है ना, एक एक कवि को आप दिन में एक बार एक कवि लगा लीजिए कि एक कवि हमें बिल्कुल पढ़ना ही है, और फिर लगाए आप मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी कवि हैं उनको, उनके बायोडाटा आप सभी लिख लीजिए, और उनको आप डेली एक कवि को सुबह
कम से कम आप 5 या 10 मिनट जरूर दीजिए। देखिए आप 5-10 मिनट तो वैसे भी निकाल देते, लेकिन अगर आप एक कवि को 5-10 मिनट देंगे तो सभी कवि आप इस प्रकार से याद कर लेंगे जिस प्रकार से आपने अपने घर वालों को याद कर रखा है। ठीक है, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी, आप लिखेंगे और याद करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है। आपसे पूछा है कि डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन है जो सुसंगत नहीं है। देख लेते हैं कौन सा कथन है। देखिए इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, यही तो गलत है। इसमें व्यक्ति निरपेक्षता नहीं रहती है। आपसे क्या पूछा है, सुसंगत नहीं है, तो देखिए ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है। ये आंसर आपका गलत है और यही आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि सुसंगत नहीं है मतलब सही नहीं है। इसमें तत्कालीन संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल ठीक है। तत्कालिक संवेदनाओं की भावों की अभिव्यक्ति क्यों होती है, क्योंकि अगर आपको पता हो कि जो डायरी है वो एक दिन में नहीं लिखी जाती है। डायरी हमें नित्य अपने प्रतिदिन जो किए गए क्रियाकलाप हैं उस माध्यम से लिखा जाता है। तो आप ऐसे ये क्या है कि ये जो तत्कालीन संवेदनात्मक भाव हैं उनकी अभिव्यक्ति है कि जिस समय अभी आपके मन में कोई भाव उठ रहे हैं और आपने वो तत्काल ही डायरी में नोट कर दिए, तो वो क्या होती है आपकी डायरी। फिर क्या है, इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है। बिल्कुल आपका समय भी होना चाहिए, स्थान भी होना चाहिए, उसमें डेट भी होनी चाहिए कि इस दिन हमारे साथ ये काम हुआ है, तो वो डायरी हो गई। लेखक के आत्मीय गुण और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल ठीक है कि उस वक्त लेखक का आत्मीय गुण किस प्रकार से हैं, आत्मा की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है। अगर उन्हें दुख की भावना होती है तो वो दुख की डायरी लिख देते हैं, उस डायरी में दुख लिख देते हैं। अगर उन्हें सुख की अनुभूति होती है तो उस डायरी में वो सुख लिख देते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो डायरी है उसमें व्यक्ति निरपेक्षता नहीं रहती है। ठीक है, उसमें व्यक्ति की सापेक्षता रहती है, व्यक्ति खुद लिखता है उसके अंदर और व्यक्ति की खुद की लिखी हुई होती है डायरी। समझ गए आप। तो देखिए डायरी होती है वो नित्य प्रतिदिन लिखी जाती है, न कि बैठे बैठे मतलब आदमी कल मरने वाला और आज मैंने डायरी लिख दी, वो डायरी नहीं होती। डायरी नित्य प्रतिदिन लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका एक व्यक्ति निरपेक्षता रहती है। ठीक है, इसमें क्या है, व्यक्ति की निरपेक्षता रहती है, ये कथन गलत है। देखिए डायरी लेखन के विषय में कथन इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है असंगत है, जबकि अन्य कथन सही हैं। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं में लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसके लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। इसमें लेखक क्या करता है, आत्म साक्षात्कार मतलब स्वयं का साक्षात्कार करवाता है। अगला है डायरी साहित्य संबंधी कमलेश्वर की कृति कौन सी है, क्योंकि डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर जी की कौन सी कृति है, तो वो है इनकी देश देशांतर। कौन सी है, देश देशांतर। दिल्ली मेरा प्रदेश, आगे देख लेते हैं। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की जो कृति है देश देशांतर, वो सन 1992 में लिखी गई थी। दिल्ली मेरा प्रदेश ये रघुवीर साहे जी की है। दिल्ली मेरा प्रदेश किसकी है, रघुवीर साहे जी की, और कब की है, सन 1976 की है। क्या खोया क्या पाया ये श्री रामेश्वर टांटिया जी की है, जबकि सैलानी की डायरी ये किसकी है, राजेंद्र अवस्थी जी की, और कब की है, सन 1976 की है। अगली है सैलानी की डायरी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, राजेंद्र अवस्थी साहब की है। सैलानी की डायरी किसकी है, राजेंद्र अवस्थी की है। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है और ये कब की है, तो याद रखेंगे सन 1976 की है। एक साहित्य की डायरी किसकी है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है और ये सन 1964 की है। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा के द्वारा सेवाग्राम की डायरी से किया गया था, और जो सेवाग्राम की डायरी है ये कब की है, तो सन 1946 की है। और किसकी डायरी है, श्री राम शर्मा जी की। अगला है साक्षात्कार। साक्षात्कार के अनिवार्य गुण नहीं है। आपसे पूछा है कि जो साक्षात्कार करता है उनके लिए अनिवार्य गुण नहीं है। कौन सा है, स्पष्टवादिता, तार्किकता, सुंदरता और मृदु भाषिता। तो देखिए जो साक्षात्कार करता है उसमें गुण, कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, सुंदरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सुंदर व्यक्ति नहीं होता है, कुरूप व्यक्ति होता भी है, और वो भी अगर स्पष्टवादी है, तार्किकता है, उसमें मतलब तर्क के अनुसार आपके उत्तर दे रहा है, और मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला है, तो वो व्यक्ति पूरा साक्षात्कारकर्ता हो सकता है। लेकिन सुंदरता है वो साक्षात्कार का कभी भी अनिवार्य गुण नहीं हो सकता।
सुंदर व्यक्ति है लेकिन उसमें स्पष्टवादिता नहीं है, तार्किकता नहीं है और मृदुभाषी नहीं है वो, तो वो साक्षात्कार नहीं दे सकता, वो साक्षात्कारकर्ता नहीं हो सकता। साक्षात्कारकर्ता के लिए सुंदरता अनिवार्य गुण नहीं है, इसमें स्पष्टवादिता, तार्किकता और मृदुभाषिता साक्षात्कारकर्ता के अनिवार्य गुण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, बिल्कुल ठीक है। साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, यही तो गलत है। नहीं क्यों नहीं है? देखिए, साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम है, ये होना चाहिए था यहाँ पे, और यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा बी आपका ठीक है। साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है, ये भी ठीक है। और जो साक्षात्कार आज की पत्रकारिता का महत्वपूर्ण जरूरत है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे बी, क्योंकि जो साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, ये कथन गलत है, क्योंकि जो साक्षात्कार है ये सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम है। कथन साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार आज की पत्रकारिता के लिए महत्वपूर्ण जरूरत है तथा समाचार पाने और सूचना लेने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम भी है। अगला क्वेश्चन है, जीवन यात्रा का कोलाज ये किस लेखक की कृति है? क्या है? जीवन यात्रा का कोलाज ये किस लेखक की कृति है? तो ये है जगदीश जोशी जी की। किसकी है? जीवन यात्रा का कोलाज ये किस लेखक की कृति है? तो ये है डॉक्टर जगदीश जोशी जी की। जीवन यात्रा का कोलाज लेखक हैं कौन? जगदीश जोशी जी। अगला है पत्थर का लैंप पोस्ट। क्या है? पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक कौन है? तो कौन है? इसके लेखक हैं शरद देवड़ा साहब। कौन है? शरद देवड़ा साहब। देखिए, पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक शरद देवड़ा जी हैं। शेष विवरण इस प्रकार से, कैलाश कल्पित साहित्यकारों के संग 1887 का है, और जो प्रेम कुमार है इनके हैं साधना से संवाद 2006। रणवीर रंगा ये कौन है? सृजन की मनोभावी 1968 है इनकी कृति, और साहित्य साक्षात्कार हैं सन 1978। जो रणवीर रांगरा हैं इनकी सृजन की मनोभूमि 1968 और साहित्यिक साक्षात्कार सन 1978 है। अगला है रिपोर्टाज। कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? क्या है? कुत्ते की आवाज रपट ये किस कृति में संकलित है? तो ये है ऋण जल धन जल। किस में है? ऋण जल धन जल में है। फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है ऋण जल धन जल। ये एक रिपोर्टाज है जिसमें कुत्ते की आवाज रपट संकलित है। इसका प्रकाशन करने वाले कौन थे? सन 1977 में फणीश्वर नाथ रेणु साहब ने इसका प्रकाशन किया था, ऋण जल धन जल का। इनके अन्य रिपोर्टाज हैं नेपाली क्रांति कथा सन 1976, श्रुत अश्रुत और पूर्व सन 1984, और एकलव्य के नोट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है इनका, सन 1984 का है। इसका याद रखेंगे, सन 1984 की है ये रिपोर्टाज है ये, सॉरी। एकलव्य के नोट्स क्या है? ये भी रिपोर्टाज है, कब का? सन 1984 का, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु का है कौन सा? ऋण जल धन जल, ये भी कब का है? सन 1977 का है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो मेरा परिवार आया है इसमें भी जो महादेवी वर्मा जी हैं इन्होंने जो जानवरों से संबंधित किया है, जैसे नील कंठ कौन है? इनका मोर है। गोरा कौन है? इनकी गाय है। इस प्रकार से इन्होंने इसमें संस्मरण लिखे हैं, रेखा चित्र लिखे हैं, और ये मेरा परिवार है, ये सन 1972 की कृति है इनकी। लक्ष्मीपुरा इनमें किस विधा की रचना है? आपसे पूछा है जो लक्ष्मीपुरा है इसमें से किस विधा की रचना है? तो ये है एक रिपोर्टाज। क्या है? ये रिपोर्टाज है। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा की रचना है। किसी लेखक के द्वारा किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से विवरण रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुतिकरण करना रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया अहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाब पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान के
रिपोर्टाज हैं लक्ष्मीपुरा जो सन 1938 का है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ये भी इनका महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है। आपसे पूछा गया था कि जो लक्ष्मीपुरा है वो किस विधा की रचना है, तो वो है रिपोर्टाज। यहाँ पे दिया गया है कि जो रिपोर्टाज है वो हम कहाँ से लिया हमने, तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है क्या, रिपोर्टाज। और जो पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध का जब आविर्भाव हुआ था, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो पहला विश्व युद्ध था वो सन 1914 को हुआ था और जो दूसरा विश्व युद्ध है वो 1938 में हो गया था। तो देखिए जो ये गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। रिपोर्टाज के जनक के रूप में कौन है, रूसी साहित्यकार है इलिया अरहेनबर्ग, इसको स्वीकार किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी के अंतर्गत रिपोर्टाज के जनक कौन है, तो वो है शिवदान सिंह चौहान। और इन्होंने किस पत्रिका में प्रकाशित करवाया था, इसको रूपाब पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित कराया था लक्ष्मीपुरा को। तो इनका पहला रिपोर्टाज, जो हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाएगा, तो वो किसको माना जाएगा, लक्ष्मीपुरा को माना जाएगा। शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज हैं लक्ष्मीपुरा। और एक इनका अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। क्या है, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। अगला है, देखिए बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा है। देखिए जो बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा है, और वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है रांगे राघव जी ने। ठीक है, कब लिखा है, रांगे राघव जी ने लिखा है। कब लिखा, तो याद रखेंगे सन 1941 में लिखा। ठीक है, देखिए तूफानों के बीच सन 1941 में रिपोर्टाज रांगे राघव जी ने लिखा है। यह बंगाल के अकाल पर आधारित मार्मिक रचना है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। भगवत शरण उपाध्याय ने खून के छींटे नाम का रिपोर्टाज लिखा है। देखिए खून के छींटे रिपोर्टाज है वो किसका है, तो वो है भगवत शरण उपाध्याय का। ठीक है, खून के छींटे रिपोर्टाज किसका है, तो भगवत शरण उपाध्याय जी का है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है। आपसे पूछा पहले, आपसे पहला क्वेश्चन क्या था, बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक के तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसने लिखा, तो वो लिखा था रांगे राघव ने। तो देखिए बंगाल का जो अकाल है नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है, तो देखिए न ये धर्मवीर भारती की है, न रांगे राघव की, न शिवदान सिंह चौहान की, और न उपेंद्र नाथ अश्क जी की है। ठीक है, ये न उपेंद्र नाथ अश्क जी है। याद के रखेंगे जो बंगाल का अकाल है ये किसकी है, प्रकाश चंद्र गुप्त जी की है। देखिए किसकी है, प्रकाश चंद्र गुप्त जी की है। ठीक है, हम देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए बंगाल के अकाल का वर्णन, देखिए बंगाल के अकाल का वर्णन किसने किया है, रांगे राघव ने। किसने किया, किसमें किया है, तो तूफानों के बीच जो इनका रिपोर्टाज है उसमें किया है। और तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज है ये कब का है, सन 1946 का इनका। ठीक है, लेकिन जो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि बंगाल का अकाल नामक, देखिए यहाँ पे बंगाल के अकाल के ऊपर आधारित कौन सा है, तूफानों के बीच। देखिए एक ही माइनर मिस्टेक है का और के में। बंगाल का जो अकाल रिपोर्टाज है किसकी रचना है, तो यह है प्रकाश चंद्र गुप्त जी की। ठीक है, लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान जी का है। कब का है, सन 1938 का। और ये हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज है। पहाड़ों में प्रेममय संगीत ये किसका है, तो उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। और युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती जी का कब का है, सन 1972 का रिपोर्टाज है। ठीक है, कब का है, सन 1972 का रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा। और किसका है, तो धर्मवीर भारती जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो रिपोर्टाज है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का। रिपोर्टाज है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। रिपोर्टाज जनक के रूप में रूसी साहित्यकार कौन है, इलिया अरहेनबर्ग। हिंदी में रिपोर्टाज के जनक कौन है, शिवदान सिंह चौहान जी। और रूपाब पत्रिका में दिसंबर 1938 में इन्होंने प्रकाशित किया था अपना लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज, जिसे हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। अगला है, नेपाल क्रांति को लेकर रिपोर्टाज किसने लिखा है। देखिए जो नेपाल क्रांति है उसको लेकर रिपोर्टाज लिखने वाले कौन थे, तो वो थे फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन थे, फणीश्वर नाथ रेणु जी। नेपाल क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखने वाले थे फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनके अन्य जो रिपोर्टाज हैं वो हैं ऋण जल धन जल सन 1977, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984, एकलव्य के नोट्स इनका सन 1984 का है। अगला है विवेकी राय के रिपोर्टाज, जुलूस रुका हुआ है ये सन 1977 का है। और जो आपका बाढ़ है ये किसकी है, ये भी विवेकी राय जी का रिपोर्टाज है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन हैं, तो वो हैं शिवदान सिंह चौहान जी।
कौन सा लिखा था? इन्होंने लिखा था लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा कब लिखा था इन्होंने? सन 1938 में। ठीक है, देखिए हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं शिवदान सिंह चौहान जी। इनकी रचना लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। यह रूपाव पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ था। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। युद्ध यात्रा इन किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो युद्ध यात्रा है ये किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? तो युद्ध यात्रा सन 1972 धर्मवीर भारती जी का है। किसका? धर्मवीर भारती जी। तो ऑप्शन होगा आपका डी। देखिए युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती जी के रिपोर्टाजों का संकलन है और ये शेष विवरण इस प्रकार से हैं। देखिए आगे विवरण देख लेते हैं हम। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जी के रिपोर्टाज हैं ऋण जल ढंजल, ये सन 1977 का है। नेपाली क्रांति कथा ये कब का है? सन 1978 का है। श्रुत अश्रुत पूर्व ये सन 1984 का है और एकलव्य के नोट्स ये सन 1984 का है। ठीक है, ये चारों रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेणु जी के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको अनुक्रम लगाओ के हिसाब से भी देखिए 4 हैं इनके, तो चारों को अनुक्रम लगाओ के हिसाब से पूछा जा सकता है। अगला है रांगे राघव जी का तूफानों के बीच। देखिए यहाँ पे तूफानों के बीच सन 1941 दिया गया है। मैंने आपको 1946 बताया था, जबकि इन्होंने बार बार 1941 ही बताया। तो आप फिर से एक बार गूगल पर ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये 1946 ही मिला है। ठीक है, विवेकी राय जी का है जुलूस रुका हुआ है और ये कब का है? तो सन 1977 का है। बाढ़ 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 ये भी किसका है? विवेकी राय जी का। ठीक है, आप जो फणीश्वर नाथ रेणु जो रांगे राघव जी की जो तूफानों के बीच हैं इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे स्टूडेंट्स। मैं नहीं चाहती कि किसी का बुरा हो, आप जरूर एक बार ट्राई करेंगे और देखेंगे, फिर आपको जो समझ में आए वो आप करेंगे। ठीक है, रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। तो बिल्कुल ठीक है ये कथन। तो इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, नहीं स्टूडेंट्स, देखिए इसमें कल्पना की प्रधानता नहीं होती है, रिपोर्टाज होती है। देखिए रिपोर्ट होती है। ठीक है, क्या होती है? रिपोर्ट। और रिपोर्ट होती है वो एकदम सटीक होती है, उसमें हम कल्पना को बिल्कुल भी, कोई नोटिस आता है या कोई रिपोर्ट आती है उसमें कल्पना के आधार के ऊपर नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए? पुख्ता रिपोर्ट, मतलब पुख्ता सबूत होना चाहिए और उसी के आधार पर रिपोर्ट होगी। कल्पना के आधार पर रिपोर्ट कभी भी नहीं लिखी जाती है। ठीक है, यह कहानी रूपक और रपट के संवेल तत्व को समाहित करने वाली विधा। बिल्कुल ठीक है, यह कहानी रूपक और रपट के संवेल तत्व को, तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका सी। कौन सा आंसर आएगा? यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। ये कथन आपका गलत है। देखिए इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, रिपोर्टाज के बारे में ये कथन सही नहीं है। यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति होती है, इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। यह कहानी रूपक और रपट के संवेद तत्व को समाहित करने वाली विधा है। रिपोर्टाज के बारे में ये सभी कथन सही है, जबकि गलत कौन सा? कि इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, ये गलत है। अगला क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा आपसे। रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर आधारित नहीं होता है। बिल्कुल ये सही है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, रिपोर्टाज है वो लेखक को क्या है? पत्रकार, और जो कलाकार को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता भी रहती है। तो बिल्कुल ठीक है। और जो रिपोर्टाज है उसका कथा तत्व नहीं होता है। तो देखिए कथा तत्व नहीं होता है, यहाँ पे जो नहीं है ये गलत है, क्योंकि जो रिपोर्टाज होता है उसका कथा तत्व होता है। कथा तत्व के बगैर तो हम रिपोर्ट या रिपोर्टाज लिख ही नहीं सकते हैं। तो देखिए जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्या? डी। अगला है रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए, कथन सही नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। रिपोर्टाज गद्य लेखन की एक विधा है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है। कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता। घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्टाज की कथा तत्व से युक्त होनी चाहिए। अगला है जुलूस रुका हुआ। आज का अंतिम क्वेश्चन, जुलूस रुका हुआ है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो देखिए जो जुलूस रुका हुआ है ये किसका है? तो ये है विवेकी राय जी का। किसका है? विवेकी राय जी का। देखते हैं इसकी व्याख्या।
जुलूस रुका हुआ है, ये किसका है? तो विवेकी राय जी का है। आपसे पूछा जाए कब का है, तो सन 1977 का है। एक अन्य है विवेकी राय जी का, कौन सा? बाढ़ बाढ़ बाढ़, ठीक है, विवेकी राय जी का है। रांगे राघव की है तूफानों के बीच, जो सन 1941 बताई है इस बुक में। आप 1941 याद रखेंगे। रिपोर्टाज की रचना है फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज हैं ऋणजल धनजल, ये सन 1977 है। नेपाली क्रांति की कथा, ये सन 1978 है। और जो आपका श्रुत अश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट्स, ये दोनों ही रचनाएं, दोनों ही रिपोर्टाज सन 1984 की, ठीक है। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।